तो हेलो दोस्तों, जीआईसी की वैकेंसी आ चुकी है आपके पास। तो जीआईसी की जो केमिस्ट्री की लेक्चरार की वैकेंसी है उसके लिए आपकी तैयारी आई होप अच्छी चल रही होगी। तो मैं विवेक यादव, प्रवक्ता रसायन विज्ञान, गवर्नमेंट ऑलरेडी मैंने पोस्टिंग ले रखी है इसमें। तो मेरा ये कहना है कि अगर आप स्टार्ट करते हो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री से, कहाँ से इनऑर्गेनिक, ये वीडियो आपको क्या बताने वाली, ये वीडियो आपको बताने वाला है कि किन किन पार्ट्स पे आपको फोकस करना है। तो बेसिकली ये वीडियो सिर्फ इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक का होने वाला है। छोटी सी वीडियो होगी, लास्ट तक देखिएगा इसको। इनऑर्गेनिक में आप स्टार्ट करोगे, हमेशा मैं कहता हूँ हमेशा आप स्टार्ट करिए क्वांटम नंबर्स। हमेशा आप ऑर्बिटल एनालिसिस कीजिए, क्योंकि ऑर्बिटल एनालिसिस आप जब करते हो तो आपको आइडिया लग जाता है। अगली वीडियो मेरी इसी से रिलेटेड आएगी, वो जो कि पहली वीडियो होगी मेरी एकेडमिक रूप से। ऑर्बिटल एनालिसिस से आपको आइडिया लग जाता है कि किस पीरियड में किस ऑर्बिटल को फिल करना है, उस ऑर्बिटल को फिल करने का एनर्जी का ऑर्डर क्या होगा। और जब आप ऑर्बिटल फिल करते हो तो आपको पाउली का रूल, आप बाउ का रूल, हुंड का रूल रिवाइज हो जाता है। और इन रूल में टेंशन्स भी हैं कुछ। आप बाउ रूल कहीं कहीं पे वायलेट होगा, कहीं कहीं पे आपका हाफ फील्ड का कॉन्सेप्ट आ जाएगा। हाफ फील्ड, आप सब टीचर की तैयारी कर रहे हो तो आप सबको ये आइडिया है हाफ फील्ड इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन की बात मैं क्या कर रहा हूँ। तो कहाँ कहाँ वायलेट होगा, कहाँ कहाँ डी ब्लॉक में वायलेट होगा, कहाँ कहाँ एफ ब्लॉक में वायलेट होगा। तो ये आपको ऑर्बिटल एनालिसिस से आइडिया लग जाता है, क्योंकि आप ऑर्बिटल एनालिसिस करते हो तो आप एक तरीके से इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन पे कमांड कर लेते हो। अब जब आप इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन करो उसी टाइम पे, ध्यान से सुनना, उसी टाइम पे आपको कंप्लीट, चाहे वो डी ब्लॉक हो, चाहे एफ ब्लॉक हो, चाहे एस ब्लॉक हो, कोई भी ब्लॉक हो, सारे इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन कर जाने हैं सारे। इसके बाद आपको आना होता है जो दूसरा आपका इम्पोर्टेंट फैक्टर बनता है, इम्पोर्टेंट पार्ट बनता है, वो बनता है पीरियोडिक टेबल, पीरियोडिसिटी। पीरियोडिसिटी में आपको कमांड करना है सबसे पहला, इलेक्ट्रॉनिक कन्फ्यूजन आपने यहीं पे कर लिया, आपको कमांड करना होता है जेड इफेक्टिव। बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है जेड इफेक्टिव। से आप साइज की स्टडी करते हो, जब साइज स्टडी कर लेते हो तब आप आयनाइजेशन एनर्जी पे बात करते हो। आयनाइजेशन एनर्जी के डिफिनीशन के साथ साथ आयनाइजेशन एनर्जी किन किन फैक्टर्स पे डिपेंड करता है, क्या रोल होता है चार्ज का, क्या रोल होता है इलेक्ट्रॉनिक कन्फ्यूजन का, क्या रोल होता है साइज का। कुछ इस तरीके से पढ़ना है कि क्वेश्चंस एक झटके में लग जाए। इलेक्ट्रॉन अफिनिटी डिफिनीशन के अलावा किन किन फैक्टर्स पे डिपेंड करता है, इलेक्ट्रोनिगेटिविटी क्या है, ये जो सारे टर्म्स मैंने लिखे हैं, ये सारे टर्म्स साइज में क्वेश्चंस आते हैं। वंडरवॉल रेडियस, मेटालिक रेडियस, कोवेलेंट रेडियस, इनकी कौन बड़ा होता है कौन छोटा होता है। क्वेश्चन डायरेक्ट यही आ सकता है कि वंडरवॉल रेडियस, मेटालिक रेडियस, कोवेलेंट रेडियस में कौन बड़ा होता है। रेडियस अपने आप में एक बेहतरीन टॉपिक है कि यहाँ जेड इफेक्टिव आएगा। यहीं पे आपकी एक टर्म आएगा लेंथनाइट कॉन्ट्रैक्शन। लेंथनाइट कॉन्ट्रैक्शन आप यहीं पे सीखो ना भाई, लेंथनाइट कॉन्ट्रैक्शन क्या होता है। डी एंड एफ ब्लॉक जाने का वेट मत करो, ऐसे करोगे तो चीज़ें आपकी रिवाइज होंगी। आई होप आप मेरी बात समझ पा रहे हो। जब आप पीरियोडिसिटी पे इतना कमांड कर लेते हो, देखो लेंथनाइट कॉन्ट्रैक्शन में आप सभी को पता है 3D, 4D और 5D सीरीज में 3D आप पहले तो सीखोगे, लेफ्ट से राइट जाओगे, इलेक्ट्रॉनिक नंबर जब बढ़ेगा, एटॉमिक नंबर 21 से लेकर 30 तक पहले घटता है, देन कांस्टेंट रहता है, देन बढ़ता है। इवन 3D 4D के बीच में अच्छा खासा गैप होता है, लेकिन 4D से 5D की रेडियस, ये मैं कोवेलेंट रेडियस की बात कर रहा हूँ, ऑलमोस्ट बहुत पास पास से होते हैं। तो इसकी स्टडी ये मैं पढ़ा नहीं रहा हूँ आपको, अभी मैं आपको पढ़ा नहीं रहा हूँ, अभी मैं बता रहा हूँ। यहाँ से क्वेश्चंस बनते हैं, लेंथनाइट कॉन्ट्रैक्शन से क्वेश्चंस बनते हैं। ग्रुप 13 की एबनॉर्मलिटी जो बोरॉन फैमिली है, बाबा ली गया इंडिया थैला लेकर, यहाँ से साइज, यहाँ साइज वेरिएशन करता है ना, यहाँ से क्वेश्चन बनेंगे। यहाँ से आयनाइजेशन एनर्जी वेरी करेगा, यहाँ से क्वेश्चन बनेंगे। जो भी एबनॉर्मल चीज़ें वहाँ से क्वेश्चन बनेंगे। देखो जो मेरा पहला लेक्चर स्टार्ट होगा वो स्टार्ट होगा ऑर्बिटल एनालिसिस से। अगली वीडियो इसी पे आएगी, आप मेरे साथ जुड़े रहिए लास्ट तक। मैं आपको इतना कंटेंट करा दूंगा
कि आपको एग्जैक्टली समझ आ जाएगा कि किन किन चीज़ों पे फोकस करना है। जब आप ये कर लेते हो ना, ये मैं इनऑर्गेनिक की बात कर रहा हूँ, तो तब आप केमिकल बॉन्डिंग पे मूव करो। केमिकल बॉन्डिंग, क्योंकि इन टॉपिक्स के बिना एस ब्लॉक पी ब्लॉक अधूरा है, बिल्कुल अधूरा है। यहाँ पे आपको कमांड करना पड़ेगा आयनिक बॉन्ड। आयनिक बॉन्ड में जब आप पढ़ते हो तो आप यहीं पे लैटिस एनर्जी सीखते हो, लैटिस एनर्जी सीखा तो यहीं पे हाइड्रेशन एनर्जी सीखते हो, और यहीं पे सॉल्युबिलिटी का कॉन्सेप्ट आ जाता है भाई। ये कमांड करना है इन टॉपिक्स पे। और जब आप आयनिक बॉन्ड से कोवेलेंट बॉन्ड पे जाते हो तो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ आती है, बहुत इम्पॉर्टेंट आती है, ऑर्बिट ओवरलैपिंग ऑफ ऑर्बिटल्स। ऑर्बिटल ओवरलैपिंग, ऑर्बिटल ओवरलैपिंग सीखते हो तो स्ट्रेंथ ऑफ ओवरलैपिंग एक टॉपिक बनता है। कौन सी ओवरलैपिंग स्ट्रांग होती है, कौन सी वीक होती है, ये क्वेश्चंस के हेडिंग में बता रहा हूँ। स्ट्रेंथ जैसे ही सीखते हो तो आप बॉन्ड बनाना सीख जाते हो। बॉन्ड ऐसे तो बनता नहीं है भाई, बॉन्ड तो सबसे पहले आपका बिना वीबीटी के इन्वॉल्वमेंट के, बिना हाइब्रिडाइजेशन के इन्वॉल्वमेंट के, बिना वीएसपीआर के इन्वॉल्वमेंट के, आप इनके बिना इन्वॉल्वमेंट के शेप और ज्योमेट्री तो बता ही नहीं पाओगे ना। एक ऑर्डर है पढ़ने का ये। जब आप वीबीटी पे कमांड कर लोगे, जब आप हाइब्रिडाइजेशन पे कमांड कर लोगे, जब आप शेप ज्योमेट्री निकालना सीख जाओगे, जब आप सीख जाओगे कौन सा लोन पेयर कहाँ पे है, कौन सा डी लोकलाइज्ड है, कौन सा लोकलाइज्ड है, कौन सा हाइब्रिडाइजेशन में इन्वॉल्व होगा, कौन सा नहीं इन्वॉल्व होगा, जब आप ये सब सीख जाते हो तब आपको एक अलग थ्योरी, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी पढ़ाई जाती है। यहाँ से क्वेश्चन आने की पूरी संभावना है, पूरी संभावना है एमओटी से। डायमैग्नेटिक नेचर ऑक्सीजन का ये पहला एविडेंस था ना, ये पहला एविडेंस था एमओटी का। वीबीटी एमओटी में अंतर क्या है, एमओटी क्यों सक्सेसफुल हुई वीबीटी के कंपेयर में, कैसे वो मैग्नेटिक नेचर बताती है, कैसे वो होमो ल्यूमो का कॉन्सेप्ट देती है। होमो क्या है, ल्यूमो क्या है, ये कॉन्सेप्ट क्या है। नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स कौन है, पैरामैग्नेटिक नेचर क्या होता है, एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स क्या है, बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स क्या है, ये एक हमें आइडिया देता है। एमओटी के क्वेश्चंस, कैसे नाइट्रोजन थर्मोडाइनमिकली मोस्ट स्टेबल है, कैसे इसका बॉन्ड ऑर्डर का यहाँ से आइडिया मिलता है। बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। जब ये सब आप कर लेते हो तब आपको पोलैरिटी ऑफ बॉन्ड सिखाई जाती है। क्वेश्चन बनता है यहाँ से पोलैरिटी ऑफ बॉन्ड से, कौन सा पोलर कौन सा नॉन पोलर, यहाँ से ये क्वेश्चन बहुत बनता है। ओ एच यहाँ पे आपको मैं कर दूँ CN, यहाँ पे मैं आपका कर दूँ NH2 या NO2। पोलर कौन है कौन नहीं है, यहाँ पे SH कर दूँ, CN कर दूँ। ये सारे क्वेश्चंस बनते हैं भाई एग्ज़ाम में। पोलैरिटी से सवाल बनता है। पोलैरिटी आप जब कर लेते हो तब एक छोटा सा टॉपिक हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, बेहतरीन टॉपिक, छोटा है लेकिन दमदार है भाई, हर जगह इन्वॉल्व होने जा रहा है। ऑर्गेनिक में खास करके इसका तो बहुत ही रोल है ना। हाइड्रोजन बॉन्डिंग, इससे रिलेटेड सारे सवाल, हाइड्राइड्स के PH3 ASH3 SBH3, ठीक, अमोनिया के हाइड्राइड, नाइट्रोजन फैमिली के ना NH3 नाइट्रोजन फैमिली के हैलाइड्स ले लिए, ऑक्सीजन फैमिली के हैलाइड्स ले लिए, हैलोजन्स के हैलाइड ले लिए, ठीक। इनके आप बॉइलिंग पॉइंट्स का आइडिया बताइए, कैसे आप एसिटिक एसिड डाइमराइज हो जाता है पानी में, जबकि पोलर सॉल्वेंट में उसका एटॉमिक वेट कम हो जाता है, सो मॉलिक्यूलर वेट कम हो जाता है। ये छोटे छोटे बहुत सारे क्वेश्चंस बनते हैं। मैलिक एसिड, एडिपिक एसिड की उनकी K1 K2 का ऑर्डर, मीन्स क्वेश्चंस यहाँ फिक्स है, 15 से 20 क्वेश्चंस हैं हाइड्रोजन बॉन्डिंग में, बड़े स्टैंडर्ड क्वेश्चंस हैं। उन स्टैंडर्ड क्वेश्चन को आपको वहाँ तक पहुँचना होगा, ये जान लीजिए, वहाँ तक आपको पहुँचना होगा। जब ये सब चीज़ें पढ़ते हो तो एक छोटा सा टॉपिक यहाँ और ही पढ़ लिया करो, बैक बॉन्डिंग क्या है, कैसे BF3 स्टेबल है, इलेक्ट्रॉन डिफिशियंट होने के बावजूद भी ये कैसे स्टेबल है, बैक बॉन्डिंग कैसे, फ्लोरीन कैसे इसके p ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन डाल रहा है। तो बैक बॉन्डिंग एक छोटा सा टॉपिक है लेकिन स्मार्ट टॉपिक है, यहाँ से क्वेश्चन बनता है बॉस। केमिकल बॉन्डिंग की चर्चा इस तरह आपको ना अप्रोच करना है। मैं अभी भी बता दूं, मेरा पहला लेक्चर आएगा ऑर्बिटल एनालिसिस पे, ऑर्बिटल एनालिसिस पे। जब इतना कुछ आप कर लेते हो ना, जब आपको ये सब चीज़ें तैयार हो जाती हैं, तब एक्चुअली में आप तैयार हो S ब्लॉक पढ़ने के लिए, P ब्लॉक पढ़ने के लिए।
एस ब्लॉक में अब आपको थर्मोडायनेमिक स्टेबिलिटी, नाइट्रेट, कार्बोनेट, सब फलाना ढिकाना सब चीज़ें क्लियर होंगी। पी ब्लॉक में आप बॉन्डिंग समझ आएगी, यही तो आएगा एग्जाम में, बनाना बॉन्डिंग, 2 सेंटर्ड, 3 सेंटर्ड, सब कुछ आएगा। अब एस ब्लॉक, पी ब्लॉक आधा तो आपने यही कवर कर लिया है केमिकल बॉन्डिंग में ही। इसके बाद आइए आप डी एंड एफ ब्लॉक करिए। डी एंड एफ ब्लॉक अब रिवीजन होगा आपका, इसके इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, इसके साइज, इसके ऑक्सीडेशन स्टेट, अब रिवीजन होगा आपका। तब एक बेहतरीन टॉपिक आता है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। बेहतरीन टॉपिक, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक, सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक, केमिकल बॉन्डिंग का बाप कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। आपको कोऑर्डिनेशन कंपाउंड पे प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड पे आपको देखो क्वेश्चन कहाँ से आते हैं। एक क्वेश्चन की संभावना बनती है वर्नर थ्योरी से, वैसे मुश्किल है कि आपको वर्नर थ्योरी पूछेगा। मुझे लगता है क्वेश्चंस आपके आइसोमेरिज्म से बनेंगे। टॉपिक्स नहीं पढ़ा रहा, बता रहा मैं अभी, जिसमें ऑप्टिकल और ज्योमेट्रिकल दोनों हो गए। दूसरा क्वेश्चन वीवीटी से बनेगा। एक क्वेश्चन पूछा था पिछली बार, मेंस में भी पूछता है ये, ज्योमेट्री इसकी हाइब्रिडाइजेशन से पूछेगा कंपाउंड के। कोऑर्डिनेशन नंबर 4 और 6 पे कमांड करिए, इनफ है। हाइब्रिडाइजेशन, ज्योमेट्री, मैग्नेटिक मूवमेंट, कलर और CFT, मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ CFT, स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज से नीचे CFT क्या है, स्प्लिटिंग कैसे होती है, क्या पर्पज़ है स्प्लिटिंग का, इसका थर्मोडायनेमिक स्टेबिलिटी में क्या योगदान होता है स्प्लिटिंग का। थोड़ा सा आपको यहाँ पे कमांड करना पड़ेगा। CFT और VBT में अंतर क्या है, CFT क्या एक्स्ट्रा चीज़ एक्सप्लेन करती है। तो आइसोमेरिज्म से सवाल बनने का है, VBT से और CFT से यहाँ से सवाल बनने का है। ये मतलब फेवरेट पार्ट है। यहीं पे एक छोटा सा टॉपिक आता है, बेहतरीन टॉपिक है, दैट इज़ कॉल्ड मेटल कार्बोनिल कंपाउंड्स। मेटल कार्बोनिल, जिसमें आप ना एक टर्म सीखोगे सिनर्जिक बॉन्डिंग। सिनर्जिक बॉन्डिंग बड़ा फेवरेट है। कार्बोनिल फ्रिक्वेंसी, स्ट्रेचिंग फ्रिक्वेंसी की बात यहाँ पे होती है कार्बोनिल, मेटल कार्बोनिल बॉन्ड की। तो इन पे कमांड करो। जब ये सब चीज़ें हो जाएंगी तब एक टॉपिक और आपने दिया है, बायो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। बायो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, बायो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में दो ही चीज़ पढ़नी है, हीमोग्लोबिन और मायोग्लोबिन। आपको हेमी ग्रुप मायोग्लोबिन में कैसे आयरन की बॉन्डिंग हुई है, क्या है पोरफायरिन रिंग, आयरन का R स्टेट क्या है, T स्टेट क्या है, ऑक्सीजन किस फॉर्म में जुड़ता है, ये मतलब फिक्स है। यहाँ क्वेश्चंस फिक्स हैं। ये 15 से 20 मिनट के टॉपिक हैं, सही तरीके से आप पढ़ लोगे तो। बायो इनऑर्गेनिक में क्वेश्चन क्या आएगा, ऑलमोस्ट डन है। इसकी बाइंडिंग कैपेसिटी आयरन से कैसी है, ये ऑलमोस्ट डन है। ये किसी भी प्लेलिस्ट से आप टीचर से पढ़ लेंगे, मैं भी करा दूंगा इसको। तो आपको ना ये चीज़ें दिखनी चाहिए इस तरह, जब कंपटीशन के लिए जाओ ना तो आपको ये इस तरह दिखनी चाहिए कि इनऑर्गेनिक में मुझे इस तरह परफॉर्म करना है। ये कवर करने के बाद इनकी क्वेश्चंस प्रीवियस ईयर, साथ में जेई के क्वेश्चंस, मैं बार बोल रहा हूँ, जेई के क्वेश्चंस ले लीजिए, नीट के क्वेश्चंस ले लीजिए, ये आने हैं। तो आपको इनऑर्गेनिक के लिए ये अप्रोच रखनी है, मैं बार बार बोल रहा हूँ, ये अप्रोच रखनी है इनऑर्गेनिक के लिए। मैं पहला लेक्चर स्टार्ट करूँगा, वो है ऑर्बिटल एनालिसिस। आपको पहले लेक्चर से समझ में आ जाएगा क्या क्या अंतर है, किस तरह पढ़ना है चीज़ों को। ऑर्बिटल एनालिसिस मैं स्टार्ट करूँगा आपकी अगली क्लास में। जो नेक्स्ट वीडियो आ रही है वो ऑर्बिटल एनालिसिस से, और इसके बाद मैं इतना कवर कराने के बाद या नेक्स्ट सेपरेट वीडियो बनाऊंगा ऑर्गेनिक को कैसे अप्रोच किया जाए। ऑर्गेनिक देखिए बेहतरीन है, इसी वीडियो में कवर कर लेते हैं ऑर्गेनिक को भी। ऑर्गेनिक कवर करने के लिए ना एक मोटा मोटा आइडिया दे देता हूँ, उसके लिए नेक्स्ट वीडियो लाऊंगा। GOC, GOC के क्या एप्लीकेशंस है, सारे इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट कमांड टिप्स पे होने चाहिए। उनके एप्लीकेशंस, एरोमेटिसिटी, इसके बाद इनकी एरोमेटिसिटी के बाद एसिड बेस केमिस्ट्री, जितने पॉसिबल क्वेश्चन है। एसिड बेस केमिस्ट्री करने के बाद, एरोमेटिसिटी करने के बाद आपको GOC पे बिल्कुल कमांड हो गया। तब आपको इंटरमीडिएट पढ़ना है,
इंटरमीडिएट में कार्बोकैटायन, कार्बेनायन और फ्री रेडिकल, थोड़ी कार्बीन की भी बात करनी है। कार्बेनायन, कार्बोकैटायन, इनकी स्टेबिलिटी, इनमें कार्बोकैटायन में जो रीअरेंजमेंट होता है, हाइड्राइड शिफ्टिंग, मेथाइल शिफ्टिंग, फिनाइल शिफ्टिंग, तो सारे पे कमांड। इंटरमीडिएट कंप्लीट करना है, जीओसी के बाद, उनकी एप्लीकेशन के बाद आपको इंटरमीडिएट कंप्लीट करना है। जब आप इंटरमीडिएट कंप्लीट कर लोगे तब आप आओगे थोड़ा सा रिएक्शन मैकेनिज्म पे। रिएक्शन मैकेनिज्म कंप्लीट करोगे आप, एडिशन रिएक्शन से लेके सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन तक, एलिमिनेशन रिएक्शंस तक ये पढ़ोगे। और इन्हीं में ना रिएजेंट्स का रोल क्या होगा, रिएजेंट्स फॉलोड बाय स्टीरियो, आपका आइसोमेरिज्म, स्टीरियो केमिस्ट्री, आप इसको ऐसे बोल सकते हो, रीजन फॉलोड बाय स्टीरियो केमिस्ट्री, रीजन फॉलोड बाय स्टीरियो केमिस्ट्री, ये अप्रोच होता है। जब रिएक्शन मैकेनिज्म करोगे, एक बेसिक आइडिया लोगे, तब मैं कहूँगा इसको आप इस तरह मत कंप्लीट करिएगा, जीओसी तक ऐसे चलिए कि कंप्लीट जीओसी करिए, एप्लीकेशन करिए, एरोमेटिसिटी करिए, एसिड बेस केमिस्ट्री करिए, उसके बाद इंटरमीडिएट करिए कंप्लीट। इसके बाद मैं कहूँगा जैसे रिएक्शन मैकेनिज्म स्टेट होता है ना, यहीं से आप हाइड्रोकार्बन शुरू कर दीजिए। हाइड्रोकार्बन एनसीईआरटी 11th। हाइड्रोकार्बन जब आप स्टार्ट कर देंगे तो आप देखेंगे कि आपका एडिशन रिएक्शन, आपका एलिमिनेशन रिएक्शन कंप्लीट हो गया। देन आप 12th का पहला चैप्टर लीजिए, आप ऐसे पढ़िए, आप डायरेक्ट कॉम्पिटिटिव टाइप मत पढ़िए। 12th का पहला चैप्टर एल्काइल हैलाइड, एराइल हैलाइड, वहाँ सब्स्टिट्यूशन कर डालिए, वहीं पे जितनी नेमिंग रिएक्शन आएंगी वो सारी नेमिंग रिएक्शन कर डालिए। यहीं पे आपको कार्बोकैटायन का रीअरेंजमेंट वगैरह रिवाइज होना शुरू हो जाएगा। तो आप ऐसे चैप्टर्स लेके चलिए। देन एल्कोहल, फिल और ईथर लेके चलिए, देन एल्डिहाइड, कीटोन, ऐसे लेके चलिए। मैं ऐसे आपको सजेस्ट करूँगा, अगर आप ऐसे कर सकते हैं तो ये मच बेटर होगा, क्योंकि इससे चीज़ें बिल्कुल अलग अलग रहेंगी। दही नहीं बनने वाला कि एक बार रिएक्शन मैकेनिज्म पढ़ लिया उसी में सब दही पका रहे हो, ऑक्साइड रिंग और उस लेवल का पढ़ाई कर रहे हो, उतनी ज़रूरत नहीं है इस एग्ज़ाम के लिए। तो हमें 11 12 को ध्यान में लेके पढ़ना है, बेसिक्स स्ट्रॉन्ग करने हैं कॉम्पिटिटिव लेवल के। उसके बाद आपको बेसिक ही जो एनसीईआरटी 12th है, एनसीईआरटी 12th है, उसी को ध्यान में रखते हुए पढ़ना है। ये मैंने ऑर्गेनिक का एक ओवरव्यू आइडिया दे दिया है ना, तो टाइम कम था तो एक ओवरव्यू आइडिया देने की कोशिश की मैंने। तो इनऑर्गेनिक से स्टार्ट करते हैं। इनऑर्गेनिक आप स्टार्ट करिए, आप लगे रहिए। बेस्ट ऑफ लक आपकी तैयारी के लिए, और वीडियो से कुछ फ़ायदा होता है तो दूसरों को भी शेयर करिए। नेक्स्ट वीडियो जो आने वाली है वो होगी हमारी ऑर्बिटल एनालिसिस। ओके, थैंक यू।